प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्या? थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, हॉब्स ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत, इसमें लेवियाथन के अंतर्गत सामाजिक समझौते सिद्धांत का व्यापक रूप में वर्णन किया है। लेवियाथन का हिंदी अर्थ यदि हम देखें तो इसका मतलब होता है एक महामानव या राज्य या संप्रभु या एक विशालकाय जल जंतु। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ पर ही एक विशाल महामानव का चित्र दिया है और उसके उदर में, मतलब पेट में, शरीर में सभी मानवों को दर्शाया गया है। इसका मतलब जो हॉब्स का राज्य है वह पूर्ण रूप में निरंकुश होगा, उसके ऊपर किसी भी रूप में कोई नियंत्रण नहीं होगा, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसी के साथ वहां पर जो जनता होगी उस जनता के कोई अधिकार नहीं होंगे। पूर्ण रूप में जो शासक होगा, संप्रभु होगा, राज्य होगा, उसके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये एक सामान्य सी बात होगी इसकी पुस्तक की बात, लेवियाथन। आप ध्यान दें, देखो, राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत विशेषकर हम बात करेंगे जैसे दैवीय सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है। आज हम केवल हॉब्स के सामाजिक समझौते की बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि थॉमस हॉब्स का कहना ये है कि वास्तविक रूप में राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, अर्थात इनके द्वारा दैवीय सिद्धांत का विरोध किया गया है। और इन्होंने कहा कि राज्य तो एक मानवकृत संस्था है, अर्थात वास्तविक रूप में राज्य की स्थापना मनुष्य ने समझौते के द्वारा की है, इसलिए राज्य एक मानवकृत संस्था है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में हॉब्स से पहले भी, क्या, हॉब्स से पहले भी, अर्थात प्राचीन युग में और मध्य युग के अंतर्गत भी सामाजिक समझौते सिद्धांत की बातें की गई थी, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया था। परंतु स्पष्ट रूप में, व्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम हॉब्स के द्वारा ही सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया था, अर्थात व्यापक रूप में, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में सर्वप्रथम हॉब्स ने ही सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात क्या है कि हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल ही रहा था। कैसे? वहां वास्तविक रूप में संसद और राजा के मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा था कि इनमें सर्वोच्च कौन हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत थॉमस हॉब्स ने राजा का ही समर्थन किया। इसी ही की परिणति है इनकी पुस्तक लेवियाथन, क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में इंग्लैंड के अंतर्गत अव्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने देखा कि इस अव्यवस्था को एक निरंकुश संप्रभु के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने अपने समझौते के द्वारा एक संप्रभु शासक की स्थापना के ऊपर बल दिया, अर्थात ऐसा शासक जो वास्तविक रूप में अपने आप में पूर्ण होगा, संप्रभु होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा, अर्थात आंतरिक रूप में और बाहरी रूप में वह अपने आप में मुख्य होगा, किसी की प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। कहने का भावार्थ यह है कि बाहरी रूप में वह किसी भी राष्ट्र के दबाव में नहीं आएगा, आंतरिक रूप में वह किसी भी अन्य समुदाय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वही अपने आप में पूर्ण होगा, उसके आदेश ही कानून होंगे। ऐसी हॉब्स के द्वारा व्यवस्था की गई थी, अर्थात इन्होंने अपने विचारों का वर्णन कहाँ किया है? अपनी पुस्तक लेवियाथन में। आप ध्यान दें, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम आपको स्पष्ट रूप में समझाएंगे। यदि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझना है
तो इसके लिए हम इसकी व्याख्या सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे जिसको कि आपको ठीक से समझना है। नंबर 1, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या का पहला बिंदु होगा मानव स्वभाव का स्वरूप। ये बात क्लियर है कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, इन तीनों ही साम्यवादी विचारकों को यदि हम ठीक से समझें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन्होंने मानव को स्वभाव से कैसा बतला है। और वैसे भी सामान्य सी बात है, यदि राजनीति को हमें ठीक से समझना हो तो वास्तविक रूप में सबसे पहले हमें मानव के स्वभाव की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हॉब्स ने मानव स्वभाव का क्या स्वरूप बताया है। ध्यान दें, वास्तविक रूप में जब हॉब्स का जन्म हुआ उस समय इसकी जननी ने, जैसा कि विद्वान कहते हैं, 2 पुत्रों को जन्म दिया था, एक हॉब्स को और इसके साथ में भय को। अर्थात उस समय वास्तविक रूप में चारों तरफ भय का वातावरण था। ऐसी स्थिति में इन्होंने वास्तविक रूप में व्यक्तियों को जो कार्य करते देखे उसके आधार पर कहा कि वास्तविक रूप में व्यक्ति संवेदनाओं का जीव है और इसी से उनके विचारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हॉब्स का कहना है कि वास्तविक रूप में अच्छा या बुरा, अर्थात अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु, सुख, दुख, न्याय, अन्याय, ये कुछ भी नहीं है। ये तो वास्तविक रूप में व्यक्ति के भाव हैं, भावनाएं हैं। क्या है? व्यक्ति की भावनाएं। अर्थात अच्छाई या बुराई वस्तु में नहीं है बल्कि मानव भावना में। किसमें है? मानव भावना में। इसी आधार पर इन्होंने व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण करते हुए कहा है क्या कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी और पशु से भी ज्यादा हिंसक होता है। जैसा कि इन्होंने स्वयं ने कहा है कि वास्तविक रूप में जब ये कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ व्यक्ति तो ईमानदार होते हैं, तो हॉब्स का कहना है कि वास्तविक रूप में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। वह व्यक्ति तब तक ही ईमानदार है जब तक कि उसे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलता है। जैसे ही एक व्यक्ति को बेईमानी करने का अवसर मिल जाता है वह सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं? सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है। अर्थात हॉब्स का कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों को नष्ट करने में किसी भी प्रकार से नहीं हिचकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हॉब्स ने व्यक्ति को स्वभाव से बुरा बतलाया है, स्वार्थी बतलाया है, नीच बतलाया है, दुष्ट बतलाया है। वास्तविकता ये थी कि उस समय संसद और राजा के मध्य जो संघर्ष चल रहा था उस समय लोगों के जो क्रियाकलाप इन्होंने देखे थे उसके आधार पर हॉब्स ने व्यक्ति की स्वभाव का बुरा चित्रण प्रस्तुत किया है। अर्थात इनका कहना है कि व्यक्ति स्वभाव से बुरा होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी के साथ में हॉब्स को समझना इसके लिए भी जरूरी है। क्या कि मानव स्वभाव के बारे में कह रहे हैं हॉब्स कि हम मानव में, ध्यान देंगे भाई, हम मानव में संघर्ष के 3 ही कारण है: भय, प्रतिस्पर्धा और यश। क्या? भय, प्रतिस्पर्धा और यश। अर्थात हॉब्स का कहना है कि वास्तविक रूप में हम मानव में संघर्ष के 3 ही कारण है। तो भाई देखिएगा, आज वास्तविक रूप में हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, हमारे भारतीय दर्शन में संघर्ष के 3 कारण बताए जाते हैं: जड़, जोरू, जमीन। जड़, जोरू, जमीन। अब यदि हम भय, प्रतिस्पर्धा, यश की बात करें तो केवल आज हम देखते हैं चाहे 2 दलों की बात हो, 2 देशों की बात हो, वास्तविक रूप में मुख्य झगड़े का, संघर्ष का कारण तो यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वह वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया है। मैकियावेली की तरह इन्होंने केवल काल्पनिक आधार पर नहीं किया है। अर्थात वैसे देखा जाए तो मैकियावेली ने भी वास्तविक रूप में इटली के अंतर्गत जो व्यक्तियों के द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे थे उसके आधार पर ही वर्णन किया थी। तो कह सकते हैं काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उन्होंने वास्तविक रूप में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया है, जबकि थॉमस हॉब्स ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मानव स्वभाव का चित्रण किया है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि हॉब्स का कहना यह है कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा स्वार्थी होता है। अर्थात इनका यहाँ तक कहना है कि यह पशु से भी ज्यादा खूंखार है। तो भैया अब आप देखिएगा, वास्तव में क्या आज भी व्यक्ति के स्वभाव में लक्षण नहीं पाए जाते हैं? यस, पाए जाते हैं। तो क्या हॉब्स ने कुछ गलत कहा है? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा है। व्यक्ति के स्वभाव में ये बात सत्य है, ऐसे अवगुण पाए जाते हैं। अब मानव स्वभाव की चर्चा होने के बाद में दूसरा जो बिंदु है सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या का, वह है प्राकृतिक अवस्था। क्या है? प्राकृतिक अवस्था।
अब देखो ध्यान दें, मानव स्वभाव से स्वार्थी है, धूर्त है, धोखेबाज है, छली है, कपटी है, पशुओं से ज्यादा खूंखार है। क्लियर? यह अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी को भी नष्ट करने से नहीं सकता है। सर्वग्राही, सब कुछ निकलने वाला, सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है। जब व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है तो दूसरा बिंदु आता है प्राकृतिक अवस्था, अर्थात ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य नाम की चीज नहीं होती है। ना राज्य होता है, ना समाज होता है, ना कोई व्यवस्था, ना कोई नियम, ना कोई मर्यादा, ना कोई कानून। ठीक है? अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, ठीक है, पशु से ज्यादा खूंखार प्रवृत्ति का है, तो फिर प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी भाई? सीधी सी बात है। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था वास्तविक रूप में सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होगी, अर्थात व्यक्ति आपस में पशुओं की तरह झगड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। मूल बात यहाँ पर यह है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी भी रूप में व्यक्ति शांति से जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, बल्कि पूर्ण रूप में क्या करें कि पूर्ण रूप में संघर्ष जैसी स्थिति होगी, अर्थात सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होगी। इसको नोट करेंगे, सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होगी। प्राकृतिक अवस्था में ना न्याय, ना अन्याय, ना नैतिकता, ना अनैतिकता, ना अनैतिकता। कहने का भावार्थ ये कि प्राकृतिक अवस्था में वास्तविक रूप में जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, वही जीवित रह सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यही कहावत चरितार्थ होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसकी बाजू में ताकत है वही जीवित रहेगा। शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों को चाहे तो मार सकते हैं और मारते हैं। इनका कहना यह है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में हिंसा और मारकाट होती है। क्या होती है? हिंसा और मारकाट होती है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में नियम नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब इसी के आधार पर जैसे मैंने आपको उल्लेख किया है कि इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत हॉब्स ने इसकी 3 विशेषताएं बताई है। नोट कीजिएगा, कितनी विशेषताएं बताई? प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं बताई है। क्या है वो? नंबर 1, यहाँ पर नैतिकता का पूर्ण रूप में अभाव होगा। क्या कह रहा हूं मैं? नंबर 1, नैतिकता का अभाव होगा। नंबर 2, यहाँ पर न्याय और अन्याय जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। क्या कह रहा हूं? न्याय और अन्याय जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसी के साथ में यहाँ पर वास्तविक रूप में व्यक्ति किसी भी रूप में अपने अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगली जो बात है, तीसरा, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। क्या? प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। अब ध्यान देंगे, ये प्राकृतिक अवस्था है, इसका मुख्य जो सारांश होगा क्या होगा? सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होगी। सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होगी। इसके बाद में जब यहाँ सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति है, तो भाई तीसरा जो बिंदु आ रहा है और उसके सामाजिक समझौते का, वो है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। अब प्राकृतिक अधिकार, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को कुछ भी करने की आजादी होगी। मतलब प्राकृतिक अधिकार का मतलब क्या होगा? व्यक्ति को कुछ भी करने की आजादी। व्यक्ति को कुछ भी करने की आजादी ही प्राकृतिक अधिकार है, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप में स्वतंत्र होगा, चाहे अच्छा करे बुरा करे, न्याय अन्याय, नैतिकता अनैतिकता, कुछ भी करे, पूर्ण आजादी होगी। अपर यहाँ जब ये प्राकृतिक अधिकारी व्यक्ति कुछ भी करे, तो ऐसी स्थिति में कुछ कमजोर व्यक्ति ये देखते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसे नियम बना लें जिससे कि हम सुरक्षित हो जाएं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा प्राकृतिक कानूनों का निर्माण किया जाता है, अर्थात ये मिल करके ऐसा नियम बनाते हैं कि हम सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हॉब्स का कहना है कि यहाँ वास्तविक रूप में जो प्राकृतिक कानून है उनकी संख्या कितनी होगी? 19 होगी। कितनी होगी? प्राकृतिक कानून की संख्या 19 होगी, परंतु इसमें महत्वपूर्ण अधिकार 3 ही होंगे। कितने महत्वपूर्ण अधिकार? 3 ही होंगे। और 3 अधिकार क्या होंगे? 3 अधिकार ये होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति शांति की खोज करे। क्या? शांति की खोज करे और शांति से रहे। दूसरा क्या होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ पर सभी अपने वचन का पालन करें। क्या? अपने वचन का पालन करें। और तीसरा क्या होगा? सभी अपने अधिकारों का
प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करे। क्या? प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करे। अतः यहाँ पर वास्तविक रूप में थॉमस हॉब्स 19 प्राकृतिक कानूनों की चर्चा करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कितने कानून बताते हैं? 19 प्राकृतिक कानून बनाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण केवल 3 ही अधिकार हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्या है? समझौते के कारण। चौथा बिंदु नोट करें। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत का चौथा बिंदु क्या है? इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम, समझौते के कारण। अर्थात भाई वास्तविक रूप में देखा जाए कि प्राकृतिक कानून थे, उसके बावजूद भी समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप में असुरक्षा का वातावरण था। इसी के साथ में जो प्राकृतिक कानून है, इन प्राकृतिक कानून को लागू कौन करे, इनकी व्याख्या कौन करे और उल्लंघन करने वालों को दंड कौन दे, ये 4 असुविधाएं थी। ये 4 असुविधाएं थी। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत किया जाता है। ये हो गए समझौते के कारण। समझ गए? मतलब वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में जो असुरक्षा थी, इस असुरक्षा को कैसे दूर किया जाए जिससे कि सभी व्यक्ति सुरक्षित रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। दूसरा क्या है भाई? पहला तो होगा असुरक्षा। दूसरा क्या है कि कानून की व्याख्या कौन करे। तीसरा कानून को लागू कौन करे। चौथा कानूनों का उल्लंघन यदि किसी के द्वारा किया जाता है दंड कौन देगा। भाई ऐसी कोई समझता ही नहीं थी, इसलिए सामाजिक समझौता किया जाता है। समझौते के कारणों के 5वां बिंदु, सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या का 5वां बिंदु क्या है? सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। अब समझौता होता है, ध्यान देंगे। अब क्या होता है? समझौता होता है। यहाँ पर जो समझौता हो रहा है, ध्यान रखना है, ये जो समझौता हो रहा है व्यक्ति व्यक्तियों के मध्य हो रहा है। यहाँ पर जो ये संप्रभु है, शासक है, राजा है, वो समझौते में सम्मिलित नहीं है। नोट करें, समझौते में सम्मिलित नहीं है। अब क्या समझौता हो रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या दूसरे समूह से, अर्थात एक व्यक्ति से या समूह से, समुदाय से क्या करे कि मैं इस अधिकार को, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों का और स्वशासन के अधिकार का त्याग करता हूं। शर्त यह है कि तुम मतलब जिस व्यक्ति से कहा जा रहा है, जिस समुदाय से कहा रहा है, शर्त यह है कि तुम भी इसी प्रकार से अपने प्राकृतिक अधिकार और स्वशासन के अधिकार का त्याग कर दें। तो एक व्यक्ति को या समुदाय को प्राकृतिक अधिकारों का त्याग किया जा रहा है, स्वशासन का अधिकार का त्याग किया जा रहा है। किस शर्त पर? कि मैं भी ऐसा कर रहा हूं, तुम भी ऐसा करो। फिर से दोहरा रहा हूं, मैं, क्या नोट कीजिएगा, मैं इस प्राकृतिक अधिकार और स्वशासन के अधिकार को इस शर्त पर त्यागता हूं कि तुम भी इसका त्याग कर दे। फिर से दोहरा रहा हूं, तीसरा प्रकार, मैं इस व्यक्ति, नोट करें, मैं इस व्यक्ति या संस्था को, समूह को मेरे प्राकृतिक अधिकार और स्वशासन के अधिकार का त्याग करता हूं। शर्त यह है कि तुम भी इस प्राकृतिक अधिकार और स्वशासन का त्याग कर दें। इसका मतलब यहाँ समझौता हो रहा है कि जो प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा था, कुछ भी करने की जो आजादी है उसका त्याग किया जा रहा है। और इसके बाद में इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसे कि लेवियाथन, महामानव, राज्य, संप्रभु, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है। अब इस समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति हो रही है, उस राज्य का स्वरूप, ये छठा बिंदु बन गया, राज्य का स्वरूप क्या होगा? राज्य का स्वरूप होगा कि वह जो समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आ रहा है, वह राज्य पूर्ण रूप में संप्रभु होगा। क्या होगा? पूर्ण रूप में संप्रभु होगा।
ये है किसी भी रूप में किसी की प्रत्युत्तरदायी नहीं होगा, आंतरिक और बाहरी रूप में पूर्ण रूप में संप्रभु होगा। इसको जो शक्ति दी जाएगी वह अपने आप में पूर्ण होगी, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस संप्रभु के जो आदेश हैं वो आदेशी कानून है, उन आदेशों का पालन किया जाएगा, चाहे वो आदेश प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून के विरुद्ध ही क्यों ना हो, मगर उनका पालन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका पालन नहीं करने का मतलब समझौते का उल्लंघन, और समझौते के उल्लंघन का मतलब प्राकृतिक अवस्था में वापस चले जाना। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये शेष हो रखी हमने इसीलिए कि जो दूसरा बिंदु आता है किसका, प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक अधिकार का, प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक अधिकार का ध्यान देंगे। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का जो जीवन होगा कैसा होगा, एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा होगा। किसमें होगा भाई, प्राकृतिक अवस्था में। भाई इसीलिए तो समझौता किया जा रहा है। प्राकृतिक अवस्था में कैसा जीवन होगा व्यक्ति का, नोट कीजिएगा कौन से बिंदु में आएगी बात, दूसरे, प्राकृतिक अवस्था। क्या, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है कि दूसरे बिंदु में इसको नोट करेंगे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, एकाकी। ये 5 बातें बताऊंगा मैं आपको, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही सामाजिक समझौते को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन क्या होगा, एकाकी। एकाकी का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अकेले के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका ना कोई अभिभावक है ना कोई संरक्षक है, ठीक है, अकेला है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन निर्धन होगा। क्या होगा भाई, निर्धन होगा। निर्धन क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक रूप प्राकृतिक अवस्था में किसी भी रूप में व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं होता है। क्या, व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं होता है। कुत्सित मतलब घृणित। तीसरा क्या, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन कुत्सित होगा, घृणित होगा। क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में मार काट हिंसा होती है, इसलिए यह जीवन कुत्सित या घृणित है। 2 बातें होगी, 1 2 3, कुत्सित या घृणित। चौथा क्या है, पशु तुल्य होगा। क्या, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन पशु तुल्य होगा। पशु तुल्य क्यों होगा, कि वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पशुओं की तरह आपस में संघर्ष करते रहते हैं, आपस में संघर्ष करते रहते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पशुओं की तरह झगड़ते हैं, क्योंकि राज्य और समाज नहीं होता है, इसलिए पशुओं जैसा व्यवहार होता है। भैया आप देखिएगा, वो तो प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं हॉब्स। आज हम सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून, सब कुछ मौजूद है। हम सामाजिक हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, राज्य समाज सब कुछ है। क्या उसके बावजूद भी 2 परिवार, 2 समूह, 2 दल और 2 राष्ट्रों के व्यवहारों का विश्लेषण हम करते हैं, तो क्या प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं है? क्या 2 संप्रभु राष्ट्र आपस में अपनी किसी भी बात को लेकर के तनातनी करते हैं? तो क्या प्राकृतिक अवस्था वाले व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं होता है? यस, होता है। तो फिर आप अनुमान लगाइए, जब आज राज्य समाज सब कुछ है, उसके बावजूद भी व्यक्तियों का व्यवहार प्राकृतिक अवस्था की व्यक्तियों जैसा है, तो आप सोचिए जब राज्य और समाज नहीं होगा तो क्या वास्तव में व्यक्ति ऐसे व्यवहार नहीं करते होंगे? यस, हम कह सकते हैं, यदि राज्य समाज नियम मर्यादा कानून नहीं होंगे तो व्यक्तियों का ऐसा ही व्यवहार होगा जैसा कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का चित्रण किया है। 4 बातें हो गई, एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा जीवन होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। कभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिहीन व्यक्ति की हत्या कर सकता है, इसलिए उसका जीवन छोटा होगा। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन 5 बातें होगी, एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये होगा थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या के 6 बिंदु। इन 6 बिंदु के आधार पर आप सामाजिक समझौता सिद्धांत को ठीक से समझ सकते हैं। हालांकि हमने इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें बताने का प्रयास किया है। इसी के साथ में यहाँ हम जो प्राकृतिक अधिकार की बात, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, प्राकृतिक अधिकार। देखो, एक विद्वान है टी.एच.
TH हैक्सली। ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं इनको एक नाम दिया है शेर का अधिकार। क्या नाम दिया है? शेर का अधिकार, कि जो शक्तिशाली है वो ही जीवित रहेगा, जो शक्तिशाली है वो ही जीवित रहेगा। तो यहाँ जो ये प्राकृतिक अधिकार है, इन प्राकृतिक अधिकारों को TH हैक्सली ने क्या कहा है? शेर का अधिकार का है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने आपको 6 बिंदुओं के आधार पर इसकी व्याख्या की है। ठीक है, अब इसको यदि और भी बातें हम बताना चाहें तो काफी लंबा हो जाता है, परंतु एग्जाम की दृष्टि से या सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के लिए आज ये पर्याप्त है। अब देखें, इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के बाद में इसके आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बनती हैं। क्या इसकी विशेषताएं बनाएंगे आप? ध्यान दें, चाहे भाई सामाजिक समझौता सिद्धांत हो, कोई और सिद्धांत हो, या राजनीतिक विज्ञान की कोई भी अवधारणा हो, यदि हमें उसको ठीक से समझना है तो सबसे पहले उस अवधारणा का अभिप्राय समझें। अभिप्राय मैंने आपको समझा दिया। अभिप्राय समझने के बाद में विशेषताएं आलोचना करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब आप देखें, यहाँ जो इसकी विशेषताएं बनाएंगे, भाई यहाँ जो मैंने समझाया इसके आधार पर इसकी विशेषताएं बन जाएंगी। क्लियर? और इसके बाद इसकी आलोचना की जाएगी, तो आलोचना कहीं बाहर से थोड़ी आएगी। इन अधिकारों, अर्थात ये जो व्याख्या की गई है, चाहे वो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक अवस्था है, कुछ भी है, इसके आधार पर इसकी कमियां निकाली जाएंगी। कैसे? तरीका देखें, विशेषताएं निकालिए आप उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1, सामाजिक समझौता शासनात्मक नहीं। मतलब हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वो सामाजिक समझौता है, शासनात्मक नहीं है। मतलब ये समझौता, अब आप देखो यहाँ कि मैं इस व्यक्ति या समूह को मेरे सारे अधिकार समर्पित करता हूं, शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकारों को समर्पित कर दो। किसको? इस व्यक्ति या समुदाय को। तो यहाँ जो संप्रभु है, मतलब जो शासक है, महामानव है, राज्य है, ये शासक उसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है समझौते में। इसलिए जो हॉब्स का समझौता है वह सामाजिक समझौता है, शासनात्मक नहीं है। मतलब ये राजा और प्रजा के मध्य समझौता नहीं हो रहा है, बल्कि प्रजा प्रजा के मध्य हो रहा है, जनता जनता के बीच में समझौता हो रहा है, राजा और प्रजा के बीच में नहीं हो रहा है। मतलब शासक समझौते का हिस्सा नहीं है। ये इसकी विशेषता बन गई। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि यहाँ जो समझौता हो रहा है वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो रहा है, ना कि जनता और शासक के बीच में। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बीच में नहीं हो रहा है, बल्कि व्यक्ति के बीच में हो रहा है। पहले विशेषता क्लियर? ये समझौता सामाजिक है, शासनात्मक नहीं है। मतलब जनता जनता के बीच हो रहा है, जनता और शासक के बीच में नहीं हो रहा है। क्या? जनता जनता के बीच में समझौता हो रहा है, राजा और प्रजा के बीच में समझौता नहीं हो रहा है। दूसरा लक्षण क्या होगा इस समझौते का? समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। देखो ये शासनात्मक नहीं माना क्या गया, यहाँ क्या है? समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। क्यों? क्योंकि जो ये सामाजिक समझौता हो रहा है, मैंने जो आपको बताया है, ये जो समझौता हो रहा है वह वास्तविक रूप में सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। क्यों है? क्योंकि समझौते से पहले ना राज्य था ना समाज था। क्या? ना राज्य था ना समाज था। और समझौते के परिणाम स्वरूप क्या? समझौते के परिणाम स्वरूप समाज और राज्य की स्थापना होती है। समाज और राज्य की स्थापना होती है, दोनों की। प्राकृतिक अवस्था में ना राज्य है ना समाज है, ना नियम है ना मर्यादाएं हैं। इसलिए समझौता सामाजिक भी और राजनीतिक। सामाजिक मतलब समाज की स्थापना होती है। क्या? समाज की स्थापना होती है इसी से। और राजनीतिक राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, समाज और राज्य दोनों की स्थापना समझौते के बाद में होती है। इसलिए समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों। तीसरा, नोट करें लक्षण, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं। मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ जो संप्रभु है, मतलब जो ये महामानव है, लेवियाथन, शासक, संप्रभु, राजा, कुछ भी कहिएगा, ये पूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा। ये जो संप्रभु है वो संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है। मैं आपको पहले कह चुका हूं, यहाँ जो समझौता रही, मैं इस व्यक्ति या समुदाय को मेरे अधिकार समर्पित करता हूं, शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकारों को समर्पित कर दो। कौन से अधिकारों को? प्राकृतिक अधिकारों को। तो यहाँ राजा से समझौता नहीं हो रहा है,
बल्कि जनता जनता आपस में समझौता कर रही है। इसलिए संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है। जब संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है तो स्वाभाविक है ये संप्रभु किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, इसके ऊपर कोई कानून संविधान नहीं होगा, यही अपने आप में पूर्ण होगा। इसके द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वो आदेश ही कानून होंगे, उनका पालन किया ही जाएगा। पालन नहीं करने का मतलब वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाना, जो कि व्यक्ति चाहेगा नहीं, इसलिए इस आदेश का पालन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है भाई लक्षण? समझौते का उल्लंघन नहीं। हमने इस बिंदु में बात स्पष्ट कर दी है। वैसे तो क्या समझौते का उल्लंघन नहीं, इसका लक्षण ये हॉब्स के सामाजिक समझौते का चौथा लक्षण आता है समझौते का उल्लंघन नहीं। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में व्यक्तियों ने आपस में मिलकर जो समझौता किया है, क्या समझौता कर रहे हैं, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि मैं इस व्यक्ति या समुदाय को, संस्था को मेरे सारे प्राकृतिक अधिकार और स्वशासन का अधिकार इस शर्त पर सौंपता हूं कि तुम भी अपने प्राकृतिक अधिकार, स्वशासन के अधिकार को समर्पित कर दो। अब यहाँ समझौता हो किस लिए रहा है भाई? ये प्राकृतिक अवस्था से परेशान थे, यहाँ वास्तविक रूप में प्राकृतिक कानून थे, लेकिन इनकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं, लागू कराने वाला कोई नहीं, उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाला कोई नहीं, इसलिए समझौता कर रहे हैं और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो रही है। अब चूंकि इन्होंने स्वयं ने, व्यक्ति ने मिलकर के समझौता किया है, तो भाई ये इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने स्वयं ने अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए समझौता किया है, इसलिए समझौते का पालन ये करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको ये शक्ति, जिस महामानव की शक्ति सुपुर्द कर रहे हैं वह इस समझौते में सम्मिलित नहीं है, वह संप्रभु है। इसके बाद में इनको समझौते का पालन करना पड़ेगा। यदि समझौते का पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये वापस प्राकृतिक अवस्था को पसंद कर रहे हैं या प्राकृतिक अवस्था में जाना चाह रहे हैं, और ये प्राकृतिक अवस्था में जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए समझौते का उल्लंघन नहीं होगा। क्लियर? अगला पांचवा, इसका लक्षण क्या निकलेगा सामाजिक समझौते का? समझौते का उद्देश्य। क्या? समझौते का उद्देश्य। सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या है भाई? व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। अर्थात यहाँ पर जो सामाजिक समझौता किया गया है वह किसके लिए किया गया है? अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या कह रहा हूं? अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन्होंने समझौता किया ही किस लिए है? मैं बार बार कर रहा हूं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। जीवन के अधिकार का त्याग नहीं किया है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि थॉमस हॉब्स ने तो वास्तविक रूप में जीवन के अधिकार के मामले में व्यक्ति को इतनी आजादी दी है कि यदि वह देश की सेना के अंतर्गत सैनिक है और यदि उसे लगे कि अब मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, मैं बच नहीं सकूंगा, ऐसी स्थिति में थॉमस हॉब्स उस व्यक्ति को सेना से भागने का अधिकार भी देता है। अरे भाई, हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स सत्य है, निरंकुशता का समर्थन कर रहा है, संप्रभु के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन भाई व्यक्ति को यह अधिकार देकर के हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। क्या कह रहा हूं मैं? थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। अर्थात यहाँ पर वास्तविक रूप में समझौते का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। इसी के लिए इन्होंने सामाजिक समझौता किया है। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत के मुख्य लक्षण हो गए। इसके आधार पर आप सामाजिक समझौते को और भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में अब इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भाई कुछ कामयाबी हैं, ये तो सत्य है। कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ कमियां भी होती है। अब कमियां, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं यहाँ, किसी भी सिद्धांत की हम यदि आलोचना करें, कमी निकालें, तो यहाँ पर आलोचना दो प्रकार की होती है, रचनात्मक आलोचना और आलोचना के लिए आलोचना। रचनात्मक आलोचना का मतलब ये होता है कि जो उसमें कमियां हैं वो बताई जाएं, और आलोचना के लिए आलोचना का मतलब ये होता है कमियां नहीं है फिर भी कमियां निकालना, तो ये गलत बात है। इसलिए रचनात्मक आलोचना की जानी चाहिए, तो यहाँ पर रचनात्मक आलोचना की जा रही है। तो थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की पहली कमी क्या है? मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण। ध्यान दें, क्या? मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण। क्या मतलब है इसका? देखो,
टॉमस हॉब्स ने मानव का जो स्वभाव बतलाया था, क्या बतलाया था? मानव स्वभाव के बारे में कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी और पशुओं से भी ज्यादा खूंखार होता है। क्लियर? अर्थात टॉमस हॉब्स व्यक्ति के स्वभाव के बुरे पक्ष का ही चित्रण करते हैं। मतलब टॉमस हॉब्स व्यक्ति को स्वभाव से केवल बुरा बताते हैं। मतलब टॉमस हॉब्स व्यक्ति के स्वभाव के अंतर्गत केवल राक्षसी अवगुणी ही बतलाते हैं, जबकि सच्चाई ये है, आलोचकों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति के स्वभाव में दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। दोनों मीन्स व्यक्ति स्वभाव से सत्य है, स्वार्थी है, लेकिन इसी के साथ में परोपकारी भी होता है। ये सत्य है कि व्यक्ति के स्वभाव में राक्षसों जैसे अवगुण पाए जाते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसमें देवताओं जैसे गुण भी होते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में व्यक्ति के स्वभाव में अच्छा और बुरा दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मतलब व्यक्ति के स्वभाव में राक्षसीय और दैवीय दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जबकि हॉब्स ने केवल एक ही पक्ष का वर्णन किया है, वो ये कि व्यक्ति के बुरे स्वभाव का चित्रण या वर्णन किया है। या हम कहें कि टॉमस हॉब्स व्यक्ति के अंतर्गत केवल राक्षसी अवगुणों की बात करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि व्यक्ति के स्वभाव के अंतर्गत देवताओं जैसे गुण भी पाए जाते हैं। मतलब व्यक्ति स्वभाव से यदि स्वार्थी है तो परोपकारी भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। ठीक है, मतलब हॉब्स केवल बुराई की बात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं व्यक्ति का स्वभाव ठीक है, स्वार्थी है, व्यक्ति स्वभाव से बुरा है, परंतु इसके साथ में परोपकारी भी है और अच्छा भी है। अर्थात इसमें देवताओं जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए मानव स्वभाव का इन्होंने एक पक्षी चित्रण किया। मतलब व्यक्ति के स्वभाव के केवल बुरा बता रहे, जबकि ये स्वभाव से अच्छा भी होता है। दूसरा भाई, प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक। मतलब जिस प्राकृतिक अवस्था का, जैसे मैंने आपको व्यापक रूप में समझा है, जिस प्राकृतिक अवस्था की बात टॉमस हॉब्स के द्वारा की गई है, क्या कि सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति रहती है। किसमें? प्राकृतिक अवस्था में। और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, कुत्सित, घृणित या कुत्सित कुछ भी कहिएगा, एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और छोटा होता है। तो यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि भी जो इस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन टॉमस हॉब्स ने किया है वो काल्पनिक है। ऐसी अवस्था कभी नहीं रही है, ऐसी दशा कभी नहीं रही है, क्योंकि यदि व्यक्ति इस तरीके से आपस में झगड़ते रहते, पशुओं जैसा आचरण करते, तो आलोचकों का कहना है कि मानव जाति कभी की समाप्त हो गई होती। ये बात इनकी कहनी है। किसकी? आलोचकों की। क्या कि प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वो काल्पनिक है, अर्थात ऐसी कोई अवस्था नहीं रही है। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में मानव शास्त्र और इतिहास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसी अवस्था कभी नहीं रही है। तीसरा, प्राकृतिक अधिकार। आलोचकों का कहना है कि टॉमस हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जबकि वहां ना राज्य ना समाज। तो जब राज्य नहीं होगा तो फिर अधिकार कहाँ होंगे वहां? मतलब वहां कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होगा। ऐसी बात आलोचकों की कहनी है। क्या कि वहां पर किसी भी रूप में कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होगा। लेकिन ध्यान दें, आलोचकों ने जो आलोचना की है, मैं कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक अधिकार भी कह किसको रहे, ये कह रहे कुछ भी करने की आजादी। तो निश्चित है जब राज्य समाज नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी करेगा, क्योंकि कोई भय नहीं होगा। अरे भाई उस समय तो राज्य समाज नहीं थे, आज तो राज्य समाज सब कुछ है। क्या आज भी वास्तव में व्यक्ति हॉब्स जिस प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं कि कोई किसी से भयभीत नहीं होगा, कुछ भी करने की आजादी होगी? क्या राष्ट्र राज्यों के आपसी व्यवहार को हम देखें तो कोई भय है? कोई भय नहीं है। दो परिवारों का आपसी झगड़ा देखें, एक परिवार के अंतर्गत भाई भाई का आपस में झगड़ा देखें, तो क्या हम नहीं कह सकते कि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसमें सत्यता का अंश है। मैं स्वयं अपने विचारों से बात कह रहा हूं, उसमें सत्यता का अंश है। इसलिए ठीक है, आलोचकों ने बात कही है, हम भी इसका वर्णन करें कि प्राकृतिक अधिकार अर्थात जब राज्य और समाज नहीं होंगे तो व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होंगे। चौथी आलोचना क्या की जा रही है? समझौता नितांत अतार्किक है। क्या? समझौता नितांत अतार्किक है। अतार्किक क्यों है? क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ इनका कहना है कि इसमें कोई तर्क संगतता नहीं है। क्यों नहीं है? कि समझ में ये नहीं आ रहा कि सामाजिक समझौता जो किया जा रहा है इसमें क्या तर्क संगतता है। अर्थात स्वयं व्यक्ति ही एकदम
ऐसा समझौता कर रहे हैं, कैसा कि वो बिना सोचे समझे अपने सारे अधिकारों का त्याग कर रहे हैं, अर्थात अपने पास कुछ विशेष नहीं रखा जा रहा है और सारे अधिकारों का त्याग किया जा रहा है, एक महामानव को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आलोचकों का कहना है कि ये समझौता तार्किक नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, पांचवा, समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत हैं। अरे भाई सत्य बात है, आलोचकों का कहना है कि समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत है। कैसे? कि समझ में ये नहीं आ रहा कि व्यक्तियों ने समझौता किया लेकिन बिना शर्त के अपने सारे अधिकार सुपुर्द कर दिए। किसको? शासक को। तो यहां तो वही बात आती है कि लोग बिल्लियों से डर रहे हैं और शेर के मार्ग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब शेर से डर नहीं है और बिल्लियों से डर है। शेर का मतलब महामानव, इसको सारे अधिकार दे रहे हैं। इसलिए यहाँ समझौते की जो शर्तें हैं वो भी अबुद्धि संगत है, बुद्धि संगत नहीं है। यह भी इसकी आलोचना है। और अंतिम, निरंकुश संप्रभु। आलोचकों का कहना है कि समझौते के परिणाम स्वरूप जिस निरंकुश संप्रभु की स्थापना होगी वह अपने आप में इतना संप्रभु होगा, इतना निरंकुश होगा कि उसके आदेशी कानून होंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि दार्शनिक रूप में चाहे हॉब्स ने ऐसे निरंकुश संप्रभु का वर्णन किया हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा निरंकुश संप्रभु नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार में तो चाहे कोई कितना ही बड़ा निरंकुश क्यों ना हो, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में नियंत्रण होता है और जो शासक होता है वह नियंत्रण में ही कार्य करता है, और भी नहीं तो हम कह सकते हैं कि जनमत का नियंत्रण तो वही होता ही होता है। इसलिए विद्वानों ने इसके आधार पर इसकी आलोचना की है। तो ये होगी थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। अब मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझ जाते हैं तो क्या इस सामाजिक समझौते सिद्धांत में सच्चाई नहीं है? भाई ये सच्चाई है। आज जब ये कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है, बल्कि विकासवादी सिद्धांत को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया है, नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत आप देखिएगा, क्या मानव स्वभाव से स्वार्थी नहीं है? यस, स्वार्थी है। क्या प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति आज भी नहीं है? आज राज्य है, समाज है, कानून है, मर्यादाएं, सब कुछ है, नियम उपनियम सब कुछ है, उसके बावजूद भी क्या प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति आज नहीं है? क्या प्राकृतिक अधिकार जैसी स्थिति आज नहीं है कि शक्तिशाली संपत्तिशाली व्यक्ति मनचाहा आचरण करता है? क्या वास्तविक रूप में ये दोनों बातें हैं, प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, क्या आज भी सत्य नहीं है? यस, आज भी सत्य हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दो राष्ट्रों के आचरण को यदि इसके आधार पर विश्लेषण करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि थॉमस हॉब्स के विचारों में सच्चाई थी। थॉमस हॉब्स ने वास्तविक रूप में राजनीतिक दर्शन का जो महल खड़ा किया उसका आधार इन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद की पद्धति को अपनाया था। अर्थात वास्तविक रूप में यह वैज्ञानिक भौतिकवाद की पद्धति के आधार पर अपने सभी सिद्धांतों को देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स के विचारों में कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई है। आज भी वो बातें मौजूद हैं जिनका कि वर्णन थॉमस हॉब्स ने किया था। मैं बार बार कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भी ऐसा का ऐसा आचरण होता है, मानव स्वभाव भी ऐसा ही है और वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति थी। क्या आज भाई सभ्य राष्ट्रों के मध्य ऐसा नहीं हो रहा है? यस, ऐसा हो रहा है। तो इस आधार पर आप इसको समझने का प्रयास किए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक, विशेषकर पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को यदि समझना है तो इसका मतलब यह है कि हम राजनीति में निष्णात तभी होंगे जबकि पश्चिमी और पूर्वी, मतलब भारत, पश्चिमी और पूर्वी राजनीतिक विचारकों के विचारों को गहराई से, गंभीरता से समझे। जब तक हमें इनका ज्ञान नहीं होगा, हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।